हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट में। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स मेंटर, और आज थर्मोडायनेमिक्स का 9वां वीडियो हम लोग करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का 9वां लेक्चर करेंगे, हम लोग 9th लेक्चर करेंगे। और इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा वो हम लोग पिछले लेक्चर में जो हीट इंजन या कार्नोट इंजन पढ़ चुके हैं उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड विथ एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कोशिश हमारा ये है कि मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आपको ये टॉपिक समझाया जाए, यूट्यूब पर बेस्ट एवर एक्सप्लेनेशन हो हमारा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे हीट इंजन के बारे में, आज हम लोग उसका पहले प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे। तो हीट इंजन आपको बता दिया गया था सिंपल। अगर आप इसका बेसिक डायग्राम याद करिए तो ऐसा एक सोर्स हुआ करता था। सोर्स का टेम्परेचर T1 या हम इसको TH कहते हैं, TH मतलब हायर टेम्परेचर। और ये जो होता है हीट इंजन से कनेक्टेड होता है। ये जो है आपका हीट इंजन है जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस होता है, जिसके बारे में बता चुके हैं कि वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ये आपका कार्नोट साइकिल है ना, जिसमें आपका क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन और क्या ये एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ये 4 स्ट्रोक होता है उसमें पीवी डायग्राम में, और ये सब आपको बता दिया गया था। और यहां से हम क्या निकाल के लाए थे, आप याद करिए कि ये जो हीट इंजन है, ये हीट इंजन के अंदर ये काम हो रहा है और इससे वर्कडन निकल के आता है। इसी ग्राफ के अंदर का जो एरिया रहेगा वो वर्कडन देता है, और ये वर्कडन किसके बराबर होता है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बताए थे ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि किसी भी सिंगल बॉडी से हीट लेकर हम लोग वर्क नहीं कर सकते हैं। एक सिंक मौजूद होगा जो जिसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर T2 या TL होगा, है ना। इसको हीट रिजेक्ट होगा, रिजेक्टेड हीट इसके पास जाएगा। तो क्या है कि यहां से Q1 हीट निकलता है, और Q1 हीट निकलेगा, समझ लीजिए Q1 हीट निकलेगा ऐसे, ये वर्क डन होगा हीट इंजन के थ्रू, और बचा हुआ हीट इधर चला जाएगा Q2, है ना, और ये वर्क डन इधर हो गया। तो ये वर्क डन किसके बराबर होगा, जानते हैं कि वर्क और हीट जो है आपका संबंधित है एक दूसरे से। तो आपको बताए थे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2, इनपुट हीट माइनस रिजेक्टेड हीट, ये है। और ये वर्क डन Q1 माइनस Q2 था, और इफिशियंसी हम लोग डिफाइन किए थे, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। क्या था हीट इंजन का इफिशियंसी, है ना, क्या वर्क डन पर यूनिट इनपुट हीट, ऐसे याद रखना है, वर्क डन पर यूनिट इनपुट हीट। ठीक है ना। तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट इनपुट हीट। वर्क डन क्या हो गया Q1 माइनस Q2, और इनपुट हीट क्या हो गया Q1। तो ये हो गया इफिशियंसी। यहां से आप और याद करिए क्या कहे थे, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बटा Q1, 1 माइनस Q2 बटा Q1 कहे थे, है ना। Q1 बटा Q1 1 हो गया, और माइनस Q2 बटा क्या हो गया Q1 हो गया। और ये कार्नोट वाले थ्योरम से हम प्रूफ किए थे क्या कि Q2 बटा Q1 किसके बराबर होगा, T2 बटा T1। और याद रखने के लिए सबसे अच्छा रखते हैं TL बटा TH, मतलब लोअर टेम्परेचर बटा हायर टेम्परेचर। जब इस वाले इक्वेशन को उठा के आप इसमें रखिएगा तो आपका इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी ईटा से लिखते हैं। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस T2 बटा T1, या जो हम कहे 1 माइनस Q2 बटा Q1। यही साइकिल से आपको पिछले वीडियो में प्रूफ करके दिखाया जा चुका है कि T2 बटा T1 और Q2 बटा Q1 बराबर है। अगर हमारा आप 8वां वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन डेरिवेशन 8वें वीडियो में मौजूद है। तो ये हो गया, ये हुआ इफिशियंसी। परसेंटेज इफिशियंसी मतलब समझते हैं बात को, क्या बताया गया था, 1 माइनस T2 बटा T1 और इंटू 100%। 100% से क्या कर देंगे हम, उसको गुना कर देंगे, तो परसेंटेज इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। या किसी किसी बुक में ऐसे भी फॉर्मूला लिखेगा, या आप भी ऐसे ही याद रखिए, कंफ्यूजन ना हो कि T2 क्या है और T1 क्या है। तो 1 माइनस TL बटा TH, TL मतलब लोअर टेम्परेचर सिंक के लिए, और TH मतलब हायर टेम्परेचर सोर्स के लिए, है ना, इंटू 100%। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है इससे मेडिकल में हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और जेई मेन में भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन हर एक साल नहीं। मेडिकल में इस टॉपिक से सवाल आने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लगभग हर साल ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन नीट में आप बना सकते हैं।
तो अभी हम लोग ये आपको जो रिकैप करा दिया गया, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड, जो ये आपको बताया गया है कार्नोट इंजन पे या हीट इंजन पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, एक एक टर्म को ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद करने से सवाल नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, खास करके ब्लॉक डायग्राम जो आपका है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्या कर रहा है, हीट इंजन है जिसका इफिशियंसी दे रखा है, कितना निकालना है आपको इफिशियंसी। सोर्स का टेम्परेचर दिया है 227 डिग्री सी, सोर्स का टेम्परेचर मतलब समझ रहे हैं ना, हाइयर टेम्परेचर दिया हुआ है, ये कितना 227। अब गलती क्या होगा कि आप इसको डिग्री सेल्सियस में रहने दीजिएगा, नहीं, आपको पिछले दिन भी बताएं टेम्परेचर जो भी इस फॉर्मूला में यूज करेंगे केल्विन में करेंगे, भले ही वो आंसर सेल्सियस में मांगेगा, लेकिन डाटा केल्विन में बदल के बनाएंगे, और फाइनली अगर टेम्परेचर का जरूरत है तो वो केल्विन में आएगा, उसको सेल्सियस में बदल के आंसर देना है, सेल्सियस से सेल्सियस में आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो 227 डिग्री सी, तो इसको बदल दीजिए केल्विन में, तो 227 और प्लस क्या 273, कितना हो गया ये 500 केल्विन, ये हो गया आपका हाइयर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर क्या है आपका, यानी सिंक का टेम्परेचर है 27 डिग्री सी, ये तो बेसिक फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इसको जब आप बदलिएगा तो क्या कहिएगा, 273 में आप 27 डिग्री जोड़ दीजिए सेल्सियस में, तो कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन, तो ये हो गया TH और ये क्या हो गया TL। तो इफिशियंसी किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस TL बटा TH, 1 माइनस TL बटा TH, तो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर, कितना है हमारा लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर है 300 और हाइयर टेम्परेचर कितना है 500, है ना, ये 2 0 को मार गिराएगा, क्या बचेगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बटा 5, तो 5 माइनस 3 ये हो गया 5 और माइनस क्या हो गया 3, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 बटा 5 हो गया, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 बटा 5 तो है ही, 5 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 5 एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 जो है आपका, है ना, तो क्या हो जाएगा इफिशियंसी 2/5, इफिशियंसी क्या हो जाएगा आपका 2/5, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से, तो ये आपका इफिशियंसी हो गया, ये क्या हो गया आपका इफिशियंसी, तो ये आपका यहां पे ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कार्नोट इंजन है जो कितना हीट लेता है, देखिए रिजर्वायर से हीट ले रहा है, मतलब ये जो डाटा दिया गया है, सोचिए रिजर्वायर से हीट ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये Q1 है, इनपुट हीट है, कितना 3 × 10⁶ कैलोरी, है ना, फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 627 डिग्री सेल्सियस, 627 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या दे रहा है, रिजर्वायर का मतलब हाइयर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 627 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों सेल्सियस में जब तक केल्विन में नहीं बदलिएगा तो गलती हो जाएगा, तो पहले इसको केल्विन में बदलिए, तो जब इसको केल्विन में बदलिएगा तो क्या होगा 627 और प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा आपका 900 केल्विन, है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 900 केल्विन, और ये क्या होगा 27 और प्लस 273, ये क्या हो गया आपका 300 केल्विन। आ गया निकल के। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन आप जानते हैं कि हीट दे दिया है और वर्क डन पूछ रहा है, तो ये जो डाटा दिया है इसका क्या काम है, तो ये इफिशियंसी निकालने के काम आएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन बटा इनपुट हीट, तो इनपुट हीट का तो जुगाड़ है क्वेश्चन में और हमको वर्क डन निकालना ही है, तो वर्क डन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ना वर्क डन इज इक्वल टू ईटा इंटू Q1, तो ईटा नहीं है हमारे पास, मतलब इफिशियंसी नहीं है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए डाटा दिया गया है, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू होगा 1 माइनस TL बटा TH, तो क्या करिएगा 1 माइनस TL बटा TH होगा, तो 1 माइनस TL, TL मतलब लोअर टेम्परेचर, कितना है लोअर टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, और TH कितना है आपका हाइयर टेम्परेचर 900 केल्विन, ये दोनों मर गया, ये दोनों क्या हो गया आपका मर गया, तो 9 माइनस 3 6 बटा 9 क्या हो जाएगा आपका, ये 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा
6 और बटा 9, तो 6/9 का बात करिएगा तो इफिशियंसी हो गया 2/3। इफिशियंसी क्या हो गया 2/3। अब देखिए तो इफिशियंसी आपका 2/3 जब हो गया तो आप क्या कहिएगा, 2/3 इफिशियंसी हो गया तो वर्क डन निकालने के लिए ईटा और इंटू Q1, यह भी हम आपको बता चुके सिंस। तो ईटा मतलब क्या हो गया, वर्क डन बराबर 2/3 और Q1, तो Q1 जो हीट है 3 × 10⁶ कैलोरी है। 3 × 10⁶ क्या है, कैलोरी। तो इसको जूल में बदलना पड़ेगा। अगर कैलोरी में निकालिएगा तो गलती हो जाएगी, क्योंकि देखिए वर्क डन जूल में पूछ रहा है। तो आप क्या करिएगा, यहां से आप यहां से लिखिएगा 3 × 10⁶ और इंटू 4.2, तो ये हो जाएगा क्या 8.4 और इंटू 10⁶ जूल। 8.4 इंटू 10⁶ जूल, ये आपका आंसर है। किससे मैच कर रहा है, ये बी ऑप्शन से। देखिए सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका किसका, कार्नोट इंजन का, हीट इंजन का, वो यूज हो गया। इफिशियंसी भी निकाल लिए, वर्क डन का भी फॉर्मूला यूज कर लिए, कैलोरी से जूल में बदल के भी देख लिए। तो 8.4 और इंटू क्या होगा 10⁶ जूल इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए तो अब हम बात करेंगे जो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। क्या है आज का तीसरा क्वेश्चन, जो भी है सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पढ़ के समझना है। बार बार एक चीज बोल रहे हैं, फिजिक्स में फॉर्मूला से सवाल नहीं बनता, कॉन्सेप्ट से बनता है। और ये कॉन्सेप्ट आप कहां सीखेंगे, फिजिक्स हॉटस्पॉट पे। कौन सिखाएंगे, अभिषेक सर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बना के इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको 4-5 क्वेश्चन बना के एक फ्लो में ला दिया जा रहा है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, और हमारा काम है इन चीजों को अच्छे से आपको समझाना ताकि आप उसको ग्रेस्प कर सकिए। तो देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक कार्नोट इंजन व्हिच सिंक इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। अब देखिए सिंक का बात किया तो सीधे वो लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, है ना। इफिशियंसी 40% है। 40% इफिशियंसी है, परसेंटेज इफिशियंसी। तो नॉर्मल इफिशियंसी मतलब होगा क्या 0.4, ये परसेंटेज है, परसेंटेज इफिशियंसी। तो सिर्फ इफिशियंसी क्या होगा 0.4। बाई हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज द इफिशियंसी टू 60%। मतलब सोर्स के टेम्परेचर को, किसके टेम्परेचर को, सोर्स के टेम्परेचर को कितना से बढ़ाएंगे, ठीक है, कि इफिशियंसी 60% हो जाए। तो पहले इस कंडीशन में आप पता करिए कि सोर्स का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि सिंक का कोई चर्चा नहीं किया तो सिंक का टेम्परेचर फिक्स रहेगा 300, बढ़ाना सोर्स का है। तो देखिए अभी, है ना, पहले आप क्या करिएगा, इस बात में इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या करिएगा 1 - TL/TH हम करने जानते हैं। ये हमको नहीं पता है, ये सोर्स का टेम्परेचर है। अभी जब इफिशियंसी 40% है यानी 0.4 है तो 0.4 और इज इक्वल टू 1 - TL। TL दे रखा है 300 केल्विन, है ना, और TH हमको पता नहीं है, TH हमको पता नहीं है। तो 300 और बटा TH और इज इक्वल टू क्या 1 - 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो TH बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो आप लिखिएगा ना TH इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा यहां से, पहले ये पहले इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि आप यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि 300 बटा TH, 300 बटा TH और इज इक्वल टू क्या 0.6, इज इक्वल टू क्या होगा 0.6। तो ये जब 0.6 हो गया, इसको आप यहां से 10 कर दीजिए, है ना। आप इसको आप कितने बार में काट दीजिएगा 50 बार में, 50 बार में, है ना। 50 × 6, तो हायर टेम्परेचर कितना हो जाएगा 500 केल्विन आ गया निकल के। अब कह रहा है अभी 500 केल्विन है, जब ये 0.4 है तो अब कह रहा है कि इसको कितना से बढ़ाएंगे ताकि इफिशियंसी 60% हो जाए, इंक्रीज टू 60%, बढ़ के 60% हो जाए। इंक्रीज बाई नहीं कह रहा है, इंक्रीज टू कह रहा है। बाई कहेगा तो उसका मतलब दूसरा होगा, जितना अभी है उसका 60%, इंक्रीज टू कहा है। क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, ये टू बहुत ही की रोल निभाएगा क्वेश्चन में। तो 60% होना चाहिए। तो इसके लिए सोर्स का टेम्परेचर को कितना कर देंगे, तो सोर्स के बारे में कहा है तो सिंक को कांस्टेंट माना गया है, माना जाएगा। ये आपको खुद से सोचना है, ये नहीं कहेगा कि सोर्स का बात किया सिंक का क्या होगा, तो जो सिंक का था वही होगा। तो नाउ अब क्या करेंगे, अब हमारा एम क्या है भाई, अब हमारा एम है कि इफिशियंसी कर दें 60%। तो 60% मतलब क्या 0.6, परसेंटेज इफिशियंसी 60% है तो इफिशियंसी क्या होगा 0.6 और 1 - TL ये फिक्स है 300 केल्विन और TH क्या होगा 500 केल्विन, नहीं ये तो पुराना वाला है तो ये TH हो गया।
TH निकल के आ गया आपका। अब TH जब निकल के आ गया तो यहां से आप TH निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा TH? लिखिएगा 300 बटा TH, 300 बटा TH और इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6। तो ये क्या होगा 300 बटा TH और इज इक्वल टू क्या होगा 0.4, 0.4 हो गया है ना। तो आप क्या लिख दीजिएगा यहां से 300 और बटा TH और इज इक्वल टू क्या 4 बटा 10, यानी 3000 बटा 4 होगा। यानी TH किसके बराबर होगा भाई 3000 और बटा 4, 3000/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से आप निकाल के क्या लाइएगा 750, यानी कितना आ गया ये 750 केल्विन आ गया हायर टेम्परेचर का। मतलब सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा के कर देंगे 750 केल्विन तो इफिशियंसी हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा आपका 60%। तो क्या कह रहा है बाई हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज, कितना से बढ़ाएंगे। ये नहीं पूछ रहा है कितना करेंगे, कितना करना पूछता तो ये करने की जरूरत ही नहीं था। कितना से बढ़ाएंगे, तो पहले कितना था 500, कितना से बढ़ाए 250 से, तब जाके 750 हुआ है। तो क्या हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा 250 केल्विन। 500 पहले था अब हो गया 750, तो चेंज कितना का हो गया 250 केल्विन का। तो हमारा आंसर क्या होगा यहां से 250 केल्विन। तो जो हमारा ऑप्शन ए है हम उसको टिक कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है 2014 और 15 में। उसमें ये बात किया गया है 60% के जगह पे 50% लिखा गया है, यहाँ 40% है और यहाँ पे 50% लिखा गया है। एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2016 में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 127 डिग्री सी। मतलब 1000 जूल हीट वह एब्जॉर्ब करता है। कहां से एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा। ये कहेगा नहीं कि सोर्स है, आपको खुद समझना है कि एब्जॉर्ब सोर्स से होगा, रिजेक्ट सिंक को होगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो कितना है आपका इनपुट हीट 1000 जूल, 1000 जूल है। और रिजर्वायर का टेम्परेचर मतलब जहां से वो एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब हायर 127 डिग्री सी। अब इसको बदलिएगा केल्विन में, ठीक है ना। तो 273 और प्लस 127 क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 400 केल्विन, है ना। 400 केल्विन हो गया सोर्स का टेम्परेचर। एंड रिजेक्ट्स 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग ईच साइकिल। एक साइकिल में कितना वो रिजेक्ट कर रहा है 600 जूल। मतलब रिजेक्टेड हीट Q2 क्या दिया हुआ है 600 जूल। तो क्या कह रहा है आपसे इफिशियंसी बताना है और टेम्परेचर ऑफ सिंक बताना है। तो इफिशियंसी और सिंक बताना है, टेम्परेचर ऑफ सिंक बताना है। तो इफिशियंसी तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इफिशियंसी 1 माइनस Q2 बटा Q1, 1 माइनस Q2 बटा Q1, जानते हैं आप ये बात। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस Q2, व्हाट इज Q2, Q2 का मान है 600, है ना। और Q1 का मान कितना है 1000, 0 0 0 0 मर गया, कितना बचेगा आपका इफिशियंसी इज इक्वल टू। तो इफिशियंसी आपका हो जाएगा 4/10, मतलब इफिशियंसी 0.4। परसेंटेज इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका 40%। परसेंटेज में बदलने आता होगा आप लोगों को, 100% से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40%। तो यही ऑप्शन होगा, ये बात तय है ना, क्योंकि 40% और किसी में नहीं है। लेकिन हम सिंक का भी टेम्परेचर निकाल लेंगे, एग्जाम में तो नहीं बैठे हैं कि समय बचाना है, सिंक का टेम्परेचर भी निकालना है। तो सिंक का टेम्परेचर निकालने का सबसे अच्छा तरीका आप कार्नोट थ्योरम यूज कर सकते हैं। Q2 बटा Q1, Q2 बटा Q1 और इज इक्वल टू T2 बटा T1 आप यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप ये काम करिए, क्या इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्या 1 माइनस लिखिएगा T2 बटा T1, यानी TL बटा TH, TL बटा TH। तो इफिशियंसी कितना निकाल के लाए हैं आप 0.4। 1 का वैल्यू कितना होगा 1, माइनस की जगह क्या लिखेंगे माइनस TL जो आपको निकालना है सिंक का टेम्परेचर, और TH कितना दिया हुआ है 400, कितना दिया हुआ है 400। अब क्या होगा TL बटा 400, TL बटा 400।
तो TL बटा 400 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 मतलब क्या 0.6। तो TL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2400 केल्विन, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 0.6, ये सॉरी ये कितना होगा आपका 240 केल्विन होगा, 2400 नहीं, क्या होगा ये आपका 240 केल्विन। तो 240 केल्विन आ गया किसका टेम्परेचर, सिंक का। लेकिन ये पूछ किस में रहा है आपको, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम इसको, डिग्री सेल्सियस में पूछेंगे तो क्या करेंगे 240 और माइनस 273 करेंगे, है ना। तो माइनस में आ जाएगा, कितना माइनस में आएगा 33 डिग्री सी। तो जिस देखिए निकाले हम केल्विन में, हालांकि वो सेल्सियस में दिया हुआ था, आप सेल्सियस में निकाल के देखिएगा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं समझिए कि सेल्सियस से सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में बदलिएगा, केल्विन में आएगा और फिर से सेल्सियस में बदल के और हमारा आंसर हो गया -33 डिग्री सी। चौथा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब जो पांचवा क्वेश्चन उसमें क्या कहा गया, जो देखिए कह रहा है एक कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट हो रहा है, मतलब सोर्स और सिंक, जिसका की इफिशियंसी 1/6 दिया हुआ है ना। पहले सोर्स का T1 और फिर सिंक का T2 टेम्परेचर है, इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 1/6। कह रहा है जब T2 टेम्परेचर को 62 केल्विन से लोअर कर देंगे, तो देखिए यहां पे केल्विन देगा, ये डिग्री सेल्सियस देगा, तो याद रखिएगा कि चेंज किसी भी डिग्री में, चाहे सेल्सियस में लीजिए चाहे केल्विन में, चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है लेकिन चेंज इन टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मेडिकल में पूछा गया जेईई मेन में पूछे जाने के बाद, बस वो 62 केल्विन को 62 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो ये चेंज किया गया है 62 केल्विन से। 62 सेल्सियस से भी चेंज करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चा क्या करेगा कि कहेगा सारा टेम्परेचर केल्विन में यूज होता है, वो उसको 62 डिग्री सी को केल्विन में बदल के बनाता है और गलत हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर किसी भी यूनिट में सेम होगा, है ना। तो चाहे यहाँ पे केल्विन लिखे चाहे सेल्सियस, मेडिकल में आया तो यहाँ सेल्सियस लिखा हुआ है, जेईई मेन में ये पूछा गया, एक ही बस इसी अक्षर का अंतर है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो उसको केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना से लोअर किया गया है 62 केल्विन से। तो अगर केल्विन में 62 डिग्री घट रहा है तो सेल्सियस में भी 62 डिग्री घटेगा, है ना। तो देखिए ये बात ध्यान रखिएगा। तो इफिशियंसी 1/6 दिया गया है, कह रहा है कि जब T2 को लोअर किए 62 केल्विन से तो इफिशियंसी बढ़ के 1/3 हो गया, मतलब दुगना हो गया, है ना। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 बताइए। तो दो इक्वेशन बनेगा, एक बनेगा 1/6 इफिशियंसी के लिए और एक बनेगा 1/3 के लिए। तो 1/6 के लिए जब बनेगा तो क्या लिखिएगा, इसको कह देते हैं 1 इज इक्वल टू क्या 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1। तो ये दिया हुआ है 1/6 और इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो T2/T1 में हमको पता नहीं तो इसका रेशियो हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे रेशियो निकलेगा, लिखिएगा T2/T1 इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 1/6। तो T2/T1 का मान हम निकाल लिए, यही तरीका है जनरल तरीका बनाने का, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। निकल गया T2/T1 का रेशियो 5/6, 6 माइनस 1/6 5/6। अब क्या कह रहा है कि सिंक के टेम्परेचर को T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर को 62 डिग्री से घटा दिए तो इफिशियंसी 1/3 हो गया। तो 1 माइनस T2 और T2 को कितना से घटा दिए 62 से, और सोर्स को कुछ नहीं किया गया। जिसको घटाएगा उसी को चेंज करना है, जिसको नहीं कुछ कहेगा उसको वैसे ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो आप यहां से लिख सकते हैं ना T2 माइनस 62/T1 और इज इक्वल टू क्या, ये इधर ले आए तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3। तो ये क्या हो गया, इसको आप लिखिएगा T2/T1, सबसे पहले तो ये लिखने जानिए T2/T1 और माइनस 62/T1, तोड़ दिए इसको, और इज इक्वल टू 3 माइनस 1 तो क्या हो गया 2/3, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2/3। तो यहां से आप क्या लिखिएगा, अब T2/T1 का मान हम पता कर चुके हैं, है ना, T2 में से घटाए थे तो T2/T1 का मान हम पता किए हैं 5/6। तो क्या हो जाएगा 5/6 और माइनस 2/3 और इज इक्वल टू 62/T1। क्या किए पता चला आपको, इसको उधर लेके चले गए और इसको इधर लेके चले आए। तो ये हो गया आपका 6 एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 और इज इक्वल टू 62/T1। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 62 इंटू 6,
6 टू इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 टू जा 12 है ना, ये क्या हो जाएगा 6 टू जा 12 और ये 372, तो 372 केल्विन, 372 केल्विन, ये T1 निकल गया। यानी क्या निकल गया आपका, ये T1 कहने का क्या मतलब है कि आप निकाल दिए किसका टेम्परेचर, सिंक का, सॉरी सोर्स का। सिंक का टेम्परेचर आप कैसे निकालेंगे, तो सिंक के टेम्परेचर में आप लिखेंगे T2, तो T2 बराबर क्या लिखिएगा आप 5/6 ऑफ T1, रिलेशन आप निकाल चुके हैं ना, तो T2 बराबर क्या 5/6 ऑफ T1, तो 5/6 और T1 निकाले हैं 372, तो 6 छक 36 और ये 2 62 होगा ना, 36 और 6 दूनी 12, तो 62 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 6 पचे 30 हो गया है ना, और क्या हो गया 5 दूनी 10 हो गया, और 6 पचे 30 और 1 31, 310 केल्विन होगा। क्या होगा आपका 310, तो T1 निकल गया 372 और T2 क्या निकल गया 310, यही दो आपका आंसर है। जेई मेन में, नीट में ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बार बार इसको खुद से बना के प्रैक्टिस करिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने का एप्टीट्यूड डेवलप करिए और देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ये जनरल सॉल्यूशन का तरीका है। इस तरह का जितना क्वेश्चन आएगा ये इस स्टेप को फॉलो करिएगा, ये रेशियो निकाल के अगले वाले इक्वेशन में पुट करिएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, अब एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हीट इंजन में, सीरीज, हीट इंजन इन सीरीज। क्या कहा जाता है, जैसे ना 3 टेम्परेचर रिजर्वायर लिया जाएगा, एक टेम्परेचर रिजर्वायर T1 हीट रिजर्वायर, ये एक हीट इंजन हो गया A, और ये हो गया क्या दूसरा टेम्परेचर रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर T2, और यहां पे लगा दिया दूसरा हीट इंजन, और यहां पे तीसरा रिजर्वायर है ना, 3 रिजर्वायर है T1 T2 T3 टेम्परेचर पे। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है, तो एक हीट इंजन A है, दूसरा हीट इंजन B है, सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज में जुड़ा हुआ है मतलब सोच लीजिए इस तरीके का मामला है ना, आप ऐसे समझिए। अब ऐसे का मतलब जानते क्या होता है, ये Q1 हीट देगा, हीट इंजन क्या करेगा, यहां से W वर्क निकालेगा, हीट इंजन का बात कर रहे हैं, W वर्क डन होगा W1, और Q2 हीट देगा किसको, इस रिजर्वायर को, है ना, अभी सिंक नहीं कर रहे, रिजर्वायर कह रहे हैं। अब देखिए ये A हीट इंजन हो गया, A हीट इंजन के लिए आप क्या लिख सकते हैं W1, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा भाई Q1 माइनस Q2, क्या होगा W1 आपका Q1 माइनस Q2, ये लिख दिए। अब ये वाला A वाला जो हीट इंजन है, ये A वाला हीट इंजन जो हीट रिजेक्ट किया है इस रिजर्वायर को T2, यानी T2 वाला जो रिजर्वायर है वो A के लिए सिंक का काम करेगा, लेकिन B के लिए किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। तो B के लिए जब ये सोर्स का काम करेगा तो B इससे हीट लेगा, तो कितना लेगा, Q2 है तो Q2 इसके पास आएगा, कोई लॉस नहीं होगा, मानेंगे हम, लिखा हुआ रहेगा अभी क्वेश्चन में। अब ये फिर वर्क करेगा हीट लेके, Q2 हीट लेके वर्क करेगा, यानी ये वाला हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है T2 T3 टेम्परेचर के बीच में, और ये वाला हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है T1 T2 टेम्परेचर के बीच में। यहां पे T1 बड़ा होगा T2 से और सबसे छोटा क्या होगा T3। तो ये जब Q2 हीट इसे एक्सेप्ट करेगा, मतलब A के लिए जो सिंक है वो B के लिए सोर्स है, और ये फाइनली जो डाउन में सबसे नीचे में सिंक है इस वाले रिजर्वायर को हीट देगा कितना Q3। तो यहां पे कितना वर्क डन होगा, दिस विल बी W2, किसके बराबर होगा W2, Q2 माइनस Q3, है ना, ये दोनों वर्क डन लिख दिए। अब आपसे कहेगा कि फॉर A जो हीट इंजन है, A हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होगा, जानते हैं ना, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हाइयर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर कितना है T2 और हाइयर टेम्परेचर कितना है T1, लिख दिए हम, ये A वाला हीट इंजन का। उसी तरीके से B वाले हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होगा भाई, तो B वाले हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होगा, तो B वाले क्या होगा 1 माइनस लोअर बटा हाइयर, इसके लिए लोअर क्या है T3, इसके लिए लोअर क्या है T2, क्या है T2, देखिए लिख दिए, है ना। अब देखिए 3 वेरिएबल है यहाँ पे, तो कुछ कंडीशन वो पुट कर देगा, क्या कह देगा ना, जैसे अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि A का इफिशियंसी B का इफिशियंसी के बराबर है, फटाक से इसको रखेंगे T2 बटा T1 और इज इक्वल टू 1 माइनस T3 बटा T2, टिचुक मर गया। और जब ये मर गया तो आप यहां से क्या लिखिएगा, आप यहां से लिखिएगा कि T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या T1 इंटू T3, तो यहां से लिखिएगा क्या T2 इज इक्वल टू रूट अंडर T1 T3, मतलब बीच वाला जो रिजर्वायर है उसका
जो होगा टेम्परेचर किसके बराबर होगा, रूट अंडर ऊपर वाला और नीचे वाला का प्रोडक्ट। कब, जब दोनों का इफिशियंसी बराबर। सेम कॉन्सेप्ट पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के, आईआईटी में भी पूछा गया, जेई में भी आप देखिएगा उठा के, बस डाटा दिया हुआ बस यहां रखिएगा, अगर इसको ध्यान रखिएगा तो हीट इंजन इन सीरीज कर सकते हैं। ये तभी यूज करेंगे जब ये वाला कंडीशन दिया हुआ होगा, जब बराबर कहेगा तो, और नहीं तो हम अलग अलग लिख दिए, कहेगा ये कितना वर्क डन करेगा तो निकाल देंगे, ये कितना वर्क डन करेगा तो निकाल देंगे। तो हीट इंजन इन सीरीज ये हमारा था, है ना। ध्यान रखिएगा, क्या लिख सकते हैं आप टॉपिक का नाम, हीट इंजन इन सीरीज, हीट इंजन इन सीरीज। तो सीरीज में जो हीट इंजन होता है वो ऐसे ही ऑपरेट होता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा एप्लीकेशन है, और यहां से जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा स्टेटमेंट है वो निकल के आएगा। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के बारे में हम कहते हैं कि ये किसी भी चीज को ठंडा करता है, लेकिन ये कहना गलत है, इसको और अच्छे से कह सकते हैं ये किसी भी चीज के हीट को निकालता है ना। डायरेक्ट ये कहें कि ठंडा करता है तो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको मोर टेक्निकली और एक्यूरेटली कहना चाहते हैं, 100% सही तरीके से कहना चाहते हैं, तो आप ये कहिए कि रेफ्रिजरेटर किसी भी चीज के हीट को एक्सट्रैक्ट करता है ना। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब हीट बाहर निकाल लेता है, तो वो ठंडा हो जाता है ना। फिजिक्स के हिसाब से ये रेफ्रिजरेटर का डिफिनीशन सही है। तो बात करिएगा जब हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का, तो सबसे पहली बात यह है कि हीट पंप क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एक्सट्रैक्ट करके किसी भी चीज को ठंडा करता है। ये बाद में पढ़ेंगे। जो बेसिक फंडा है इसका वो ये है कि जो हीट पंप या रेफ्रिजरेटर है वो बेसिकली एक हीट इंजन है। वो बेसिकली क्या है, एक हीट इंजन है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है ना। तो क्या लिखिएगा, इट इज बेसिकली अ हीट इंजन। ये बेसिकली एक हीट इंजन है, ये बेसिकली एक हीट इंजन है ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होता है। ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, है ना, ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। एक हीट इंजन है जो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होगा। अब रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होने का क्या मतलब है भाई, तो देखिए अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो क्या होता है, ये होता है आपका सोर्स, ये क्या है आपका सोर्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सोर्स, या फिर क्या कहेंगे हम, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। सोर्स कहिए या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, देखिए है ना। देखिए क्या है, ये मान लीजिए आपका ये सोर्स है, या इसको हम और क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। अब इसको ना क्या करेगा वो क्वेश्चन में, सोर्स हो गया, या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कह सकते हैं आप। ये सराउंडिंग है, फ्रिज के बाहर का माहौल है, SURROUNDING, ये सराउंडिंग है, मतलब रेफ्रिजरेटर का बाहर का माहौल है। और ये आपका रेफ्रिजरेटर हुआ जिसको हीट पंप कहते हैं या रेफ्रिजरेटर कहते हैं, ये आपका हीट पंप हुआ, है ना। अब क्या है, ये हीट पंप मतलब ये पूरा समझ लीजिए हीट इंजन, ये जो उल्टा डायरेक्शन में ऑपरेट होगा, कैसे, जो देखिए, और यहां पे होता है सिंक, और सिंक जो होता है ना फ्रिज के अंदर का माहौल है, इसको सिंक कहते हैं या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं। लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और ये फ्रीजर का माहौल है, यानी फ्रीजर बोलेगा ना तो समझना है इसका बात हो रहा है। इसके टेम्परेचर को हम T1 कहते हैं और इसके टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, T2 या TL, जो कह दीजिए। अब फ्रिज में क्या होता है आप जानते होंगे, कहां से हीट निकलता है, फ्रीजर से। फ्रीजर में कोई भी सब्सटेंस रखते हैं या फ्रिज में तो ठंडा हो जाता है, यानी वहां से हीट खींच के ला रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां से हीट खींच के लाएगा, है ना। और हीट खींच के लाएगा और सराउंडिंग में जो है पहुंचा देगा, मतलब फ्रिज के अंदर जो भी चीज आप रखे उसका हीट खींच लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया और सराउंडिंग में लाके फेंक दिया उसको। तो सराउंडिंग में लाके जब फेंक दिया तो ये देखिए उल्टा बात हो रहा है। ये जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति बताए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, नेचर का लॉ है, हम और आप नहीं बनाए हैं, ये नेचर का बनाया हुआ लॉ है।
ये पूरे ब्रह्मांड में सत्य है ये लॉ। तो ये तो उल्टा काम हो गया। क्या बोले थे कि हीट हमेशा हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रीजन में बहता है। अगर आप अभी इस डायग्राम को देखिएगा तो इस डायग्राम में क्या फ्रिज के हिसाब से आप सबके घर में फ्रिज होता है, अगर आप प्रैक्टिकल देखिएगा प्रैक्टिकली तो क्या होता है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, तो कम टेम्परेचर वाले रीजन से हीट निकाल के और सराउंडिंग मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में फेंक दिया जा रहा है। अब आप सोचिए ये तो प्रकृति का जो नियम उसके खिलाफ हो जा रहा है। कहिएगा ऐसा तो बहुत जगह पे होना चाहिए फिर, है ना। तो प्रकृति का जो नियम है वो वायलेट हो रहा है। देख रहे हैं साफ साफ वायलेशन, जो नियम है उसका हनन हो रहा है यहाँ पे। तो ये कैसे सही है, ये तो गलत है। ये आपका क्या, ये गलत बात है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, गलत बात तो कभी किया नहीं जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ में बहुत गलती किया गया है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गलती नहीं किया जाएगा। तो यहीं से जो क्लॉजियस स्टेटमेंट है उसका जन्म होता है। क्या बताता है क्लॉजियस स्टेटमेंट, कि ये जो घटना घट रहा है ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं घटेगा। ऑटोमेटिकली नेचर में क्या होता है, हीट हमेशा हाईयर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन में जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में ये काम उल्टा हो रहा है, लोअर टेम्परेचर रीजन से हाईयर टेम्परेचर रीजन में आ रहा है। तो ये कैसे हो गया, ये अपने से नहीं होगा। समझ गए बात को, ये प्रोसेस अपने से नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको बाहर से वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में क्या ले जाइए, हीट को ले जाइए, तो आप बाहर से वर्क करेंगे तभी यह संभव है। विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन टू हाईयर टेम्परेचर रीजन। यानी बिना बाहर से वर्क किए हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रीजन में, लोअर टेम्परेचर रीजन से हाईयर टेम्परेचर रीजन में आप हीट नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हाईयर से लोअर में जाना है तो ये काम नेचर का, वो नेचर अपने आप कर लेगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन में हीट खुद ब खुद विदाउट डूइंग वर्क बह सकता है। लेकिन लोअर से हाईयर में जो आ रहा है, इस डायग्राम में हम कुछ मिस कर रहे हैं। क्या कि पहले तो अगर खाली ऐसे बना दिया जाए तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो नेचर का रूल है उसको वायलेट कर रहा है। तो नेचर के रूल को वायलेट करिए, सही कैसे होगा। तो क्लॉजियस का स्टेटमेंट ये बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन टू हाईयर टेम्परेचर रीजन। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन टू हाईयर। तो फिर ये हो कैसे रहा है, तो एक बात और जोड़ा गया कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन टू हाईयर टेम्परेचर रीजन विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। मतलब एक्सटर्नल वर्क करके हम ये काम कर सकते हैं, बिना एक्सटर्नल वर्क किए प्रकृति में, नेचर में यह असंभव है कि लोअर टेम्परेचर रीजन से हाईयर टेम्परेचर रीजन में वर्क होगा। और इसी के लिए हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, नाम सुनिए, पंपिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो रेफ्रिजरेटर जो आप यूज करते हैं, जो आपके घर में फ्रिज जिसको कहते हैं देसी भाषा में, वो क्या करता है, वो वर्क करता है। वर्क कैसे होता है भाई, तो बाहर हम बिजली देते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उसको वो मैकेनिकल वर्क में बदलता है ना। और इसके अंदर भी कार्नोट साइकिल ऑपरेट होता है। जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर होगा उसमें हम लिखेंगे Q1/Q2 बराबर T1/T2। सेम घटना होगा। इसके अंदर क्या होता है जानते हैं, इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस होता है। घर में सुनते होंगे आप, क्या सुनते होंगे कि रेफ्रिजरेटर में गैस खत्म हो गया, कितना साल चलने के बाद उसका गैस खत्म हो जाता है। तो वो गैस वर्किंग सब्सटेंस है जो कि कार्नोट साइकिल का पालन करता है। और वर्किंग सब्सटेंस के रूप में क्या यूज होता है, फ्रियोन्स। फ्रियोन्स गैस भरा जाता है, गैस खत्म हो जाता है फ्रिज में, एसी में सुनते होंगे, तो भरते हैं हम उसको, तो फ्रियोन्स होता है। अमोनिया पहले होता था, अब फ्रियोन्स यूज होता है ना। तो इसको जानकारी को ध्यान रखिएगा। तो हम बाहर से वर्क करेंगे तभी, अगर ये वर्क नहीं करते हैं तो नेचर वायलेट होगा, और नेचर वायलेट होगा तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बर्दाश्त नहीं है। तो ये सही बात है, बाहर से वर्क किए। अब आप हीट इंजन को देखिएगा, तो यहाँ पे सोर्स होता था, यहाँ पे हीट इंजन होता था, और यहाँ पे सिंक होता था। क्या होता था, यहाँ से हीट निकलता था, यहाँ वर्क डन होता था और ऐसे जाता था, है ना, सॉरी ऐसे जाता था सिंक के पास। अब ये देखिए ना, ये उल्टा काम हो रहा है, यहाँ से ऐसे हीट जा रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ वर्क डन निकल रहा है, यहाँ वर्क डन करना पड़ रहा है। ये वर्क डन कैसे करते हैं, ये वर्क डन कहाँ से आता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम करते हैं। हमारे घर में जो बिजली आता है, उस बिजली का प्रयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने में करते हैं। तो वो बिजली क्या करता है, वो बाहर से वर्क है, वर्क के रूप में दिया जा रहा है, ताकि वो लोअर टेम्परेचर से हीट खींच के और हाईयर टेम्परेचर में पहुंचा दे, ये चीज। तो अब जब आप यहां पे बात करिएगा, देखिए
देखिए अब जब आप यहाँ पे बात करिएगा कि इसमें सारा चीज कैसे होता है, तो आपको बेसिक डायग्राम ध्यान होना चाहिए, इसीलिए लिखे हैं क्या, इट इज बेसिकली ए हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। हो गया ये बात। यहां से एक स्टेटमेंट का जन्म हुआ, क्या है वो स्टेटमेंट, क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्या बताता है क्लॉजियस का स्टेटमेंट आपका, देखिए तो इसको नोट करिए आप पहले। तो देखिए क्लॉजियस का स्टेटमेंट क्या बताता है भाई, तो अगर आप बात करिएगा क्लॉजियस स्टेटमेंट का, है ना, तो अगर आप बात करिएगा क्लॉजियस स्टेटमेंट का, तो क्लॉजियस का स्टेटमेंट यह बात बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हीट इंजन में, वो काम आ गया। क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या बताता है, ये सब नेचर का लॉ है जो अलग अलग लोग अपने नाम से देके चले गए। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, कहां से कहां, फ्रॉम, किस रीजन से, फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन, फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन, फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर रीजन, without doing external work, बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए असंभव है ना, यही है स्टेटमेंट। ये हुआ बेसिक। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम आपको इस डायग्राम पे ले जाएं। ये डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम की अगर आप बात करिएगा तो इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में ये Q2 है, ये Q1 है। तो जैसे वहां पे आप पढ़े थे कहां पे, हीट इंजन में, हीट इंजन में आप क्या पढ़े थे, कोफिशिएंट, सॉरी इफिशियंसी, उसी तरीके से किसी भी रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि हीट को खींच के सराउंडिंग में फेंकने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है। 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, 5 स्टार रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं आप, इसका क्या मतलब है, अगर हम 5 स्टार रेफ्रिजरेटर घर में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सिंक से सोर्स तक, फ्रीजर से सराउंडिंग तक हीट पहुंचाने में 5 स्टार रेफ्रिजरेटर में कम वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम है। 3 स्टार रेफ्रिजरेटर में क्या है कि उसके कंपैरेटिवली उतना ही हीट को अगर आप चाहिएगा कि सिंक से सोर्स में पहुंचाए तो 3 स्टार रेफ्रिजरेटर में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए क्वांटिटी है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या नाम है जिसका, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसको हम लिखते बीटा से हैं। कैसे लिखते हैं उसको हम लोग, बीटा से। कहेगा कि क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो आप कहिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं और वो कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया है, वो कितना हीट आपका क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। तो देखिए Q1 हीट वो एक्सट्रैक्ट किया है ना, और Q2 सराउंडिंग में दिया है। तो ये सोचिए ये Q2 जो हीट आ रहा है सराउंडिंग के पास, वो किसका किसका योगदान है उसमें, जो वर्क हम बाहर से किए वो, और जो आपका आ रहा है Q1 रेफ्रिजरेटर के अंदर से जो हीट खींच के ला रहे हैं। तो समझिए कि Q1 इधर से आ रहा है और W हम इधर से लगा रहे हैं, है ना, और इधर जो हीट रिजेक्ट हुआ है तो वो किसके बराबर होगा, खुद सोचिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा तो W प्लस Q1 ही Q2 के बराबर होगा। तो Q2 बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, W प्लस Q1। तो W प्लस Q1 जब आप लिखिएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। Q2 माइनस Q1 मतलब क्या, कि जो आप हीट सराउंडिंग को दिए हैं और माइनस जो हीट खींच के लाए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि 20 जूल हीट आपको निकालना था रेफ्रिजरेटर से और बाहर से आप कितना एनर्जी खर्च किए, 100 जूल, तो सराउंडिंग में कितना हीट निकल के आएगा, 120 जूल, है ना, ये बात। अब इसका देखिए हम डिफिनीशन देखेंगे। देखिए तो क्या है इसमें, हम लोग क्या देख लिए, बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ना इसको बना देते हैं हम Q2, है ना, T2 से Q2 निकलेगा और T1 से क्या निकलेगा, Q1, है ना, T2 Q2 T1 Q1, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से आप इसको क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा आप Q1 इज इक्वल टू क्या, Q2 प्लस W। तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, W प्लस Q2।
तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये काम किया गया किस चीज के लिए कि T2 से Q2 है और T1 से Q1 है, तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, है ना। वो T2 से Q1 हो गया था और T1 से Q2 था, तो उसको चेंज कर दिया गया है T2 से Q2 और T1 से Q1। वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए हैं क्या, Q2 और प्लस W। Q2 फ्रीज से निकाल के लाए, W बाहर से फर्क किए, और कितना रिजेक्ट हो गया सराउंडिंग में, Q1। तो Q1 किसके बराबर होगा, W प्लस Q2। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जब लिखना होगा तो इसका सिंपल सा बात समझिए कि हीट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वर्क डन, यानी पर यूनिट वर्क डन कितना हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो पर यूनिट हीट कितना वर्क डन हो रहा है, तो पर यूनिट हीट कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, Q2, और वर्क डन क्या है आपका, W। तो आप क्या लिखिएगा यहां से, देखिए तो आपका जो निकल के आ गया बीटा इज इक्वल टू क्या लिखिए, सो बीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखे, Q2 बटा W। तो Q2 के जगह Q2 लिख दीजिए, और W के जगह पे आप क्या लिखिएगा, W के जगह पे आप लिख रहे हैं ना Q1 माइनस Q2, तो क्या लिखिएगा, Q1 माइनस Q2, यही फॉर्मूला है। और यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या, नीचे लाके इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1, और Q1 माइनस Q2 और माइनस क्या हो जाएगा 1, ये लिख सकते हैं आप। तो जब कार्नोट रेफ्रिजरेटर होगा, फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर, अगर आप बात करिएगा किसका, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या होगा कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर में आप बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस T1 बटा T2 माइनस 1, T1 बटा T2 माइनस 1, है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं क्या कि Q1 प्रूफ करके भी दिखाए थे पिछले लेक्चर में, Q1 बटा Q2 बराबर क्या हो गया, T1 बटा T2, T1 हाइयर टेम्परेचर, T2 लोअर, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बटा T1 बटा T2 माइनस 1। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा और इफिशियंसी हीट इंजन का हमेशा 1 से छोटा होगा। तो देखिए, जिस रेफ्रिजरेटर में जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जितना ज्यादा बिजली खर्च होगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना कम होगा। सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए अगर बात करेंगे तो जिस रेफ्रिजरेटर में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा बिजली खर्च होगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होगा। जिस रेफ्रिजरेटर में कम बिजली खर्च होगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। तो जिस रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज्यादा, वो उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर है ना। अब देखिए, अब क्या लिखिएगा, तो बीटा इज इक्वल टू आप लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या कि 1 बटा क्या हो गया, Q1 बटा Q2 माइनस 1, या फिर 1 बटा T1 और बटा T2 माइनस 1, ये हो गया। और ध्यान रखिएगा यहां भी T1 और T2 केल्विन में ही होना चाहिए। T1 और T2 किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बीटा का क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए, अब क्या बोले हम आपको कि हीट इंजन और हीट पंप दोनों समझिए कि एक दूसरे का रिवर्स डिवाइस है। हीट पंप उल्टा हीट इंजन को हम लोग हीट पंप कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आएगा कि किसी हीट इंजन को हम हीट पंप के रूप में यूज करना चाहते हैं, हीट इंजन का इफिशियंसी दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि बताइए जब उसको हीट पंप बनाएंगे तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, ये सारा चीज पूछेगा। तो उसके लिए आपको हीट इंजन और हीट पंप का जो रिलेशन है, जैसे हीट इंजन के लिए क्या होता है 1 माइनस T2 बटा T1, इसको हम इफिशियंसी कहते हैं। और हीट पंप क्या होता है आपका, हीट पंप में होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेटर। तो क्या लिखते हैं आप इसको लिखते हैं, देखिए अभी आपको इक्वेशन लिखा गया, क्या लिखा गया है कि 1 बटा T1 बटा T2 माइनस 1, है ना। तो क्या लिखिएगा आप यहां से 1 बटा T1 और बटा T2 माइनस 1। भाई ये बात जब लिख दिया गया है तो बस इसको आप एलिमिनेट करिए। यहां से आप लिख सकते हैं ना कि T2 बटा T1 को इधर ले जाइए तो क्या बचेगा 1 माइनस ईटा। T2 बटा T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ईटा, है ना। तो यहां से आप T1 बटा T2 इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा 1 बटा 1 माइनस ईटा, उल्टा कर देंगे उसको ईटा।
बस यहाँ अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए, रिलेशन निकल के आ जाएगा 1, और ये T1 बटा T2 को क्या करिएगा 1 बटा 1 माइनस ईटा और माइनस 1, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए नीचे का, डेनोमिनेटर वाले टर्म को सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस ईटा ऊपर चला जाएगा, है ना। 1 माइनस ईटा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस ईटा, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर आप लिखिएगा 1 माइनस ईटा और नीचे क्या बच गया 1 1 कट गया और वो ईटा हो गया। तो बीटा और ईटा का यही रिलेशन है, डायरेक्ट पहले जमाने में एग्जाम में पूछा जाता था। तो ये आप बीटा और ईटा का रिलेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए आप जो हम लोग हीट पंप या रेफ्रिजरेटर पढ़े उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल आपको कराया जा रहा है। इसके अलावे आप फॉर्मूला पुटिंग जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्वेश्चन बैंक से आप बना सकते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन अभी करके दिखाया जा रहा है। जिस तरह का क्वेश्चन हीट इंजन में आप देखे थे सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा वहां भी, बस वहां पे आपको इफिशियंसी का बात करता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का बात करेगा। तो देखिए उस तरह के क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। क्या कहा गया है कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि 5 है, बीटा 5 है, देखिए 1 से बड़ा है। एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द कूलिंग कंपार्टमेंट। अब देखिए अलग अलग भयानक टर्म यूज करेगा। कूलिंग कंपार्टमेंट, कूलिंग कंपार्टमेंट मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर का माहौल है ये। कूलिंग कंपार्टमेंट उसी को कहते हैं जो रेफ्रिजरेटर जो फ्रीजर होता है वहां से हीट लाता है किस रेट से 250 जूल पर साइकिल। मतलब ये Q2 दिया हुआ, आप याद करिए, सुधार के उसको Q2 किए, वो कितना दिया हुआ है एक साइकिल में 250 जूल हीट खींच के ला रहा है। वो एक साइकिल मतलब समझते हैं ना क्या होता है, 250 जूल हीट लाया, वर्क हुआ और रिजेक्ट हुआ, एक साइकिल ये हुआ, तो उसमें 250 जूल हीट ला रहा है वो। तो कह रहा है कितना वर्क डन होगा रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने में। तो हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके बराबर होता है Q2 बटा W। सीधे फॉर्मूला अभी बताए, हीट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वर्क डन। तो कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है 250 जूल, तो 5 हीट एक्सट्रैक्ट कितना हुआ है 250 और वर्क डन कितना है W। तो W बराबर क्या हो जाएगा 50 जूल पर साइकिल। कितना वर्क हो रहा है 50 जूल वर्क हो रहा है ना। हाउ मच हीट पर साइकिल, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज टू द रूम, मतलब सराउंडिंग में कितना हीट डिस्चार्ज होगा विच एक्ट्स एज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। बोले आपको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, रूम, सराउंडिंग जो भी कह दे, तो बी वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितना हीट सराउंडिंग को मिलता है जानते हैं ना Q1 और प्लस W। मतलब सॉरी ये आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा यहां से, आप यहां से लिखिएगा सराउंडिंग को तो Q1 हीट मिल रहा है ना, Q2 तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो Q1 मिल रहा है कितना Q2 प्लस W। डायग्राम देखिएगा, डायग्राम अगर आप देखना चाहते तो देखिए डायग्राम में क्या बताएं आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखिएगा तो सराउंडिंग को कितना हीट मिला है Q1, किसके बराबर है Q1 Q2 प्लस W। तो देखिए क्या लिखिएगा यहां से आप यहां से लिखिएगा Q2 प्लस W। तो Q2 कितना है भाई, Q2 है आपका 250, वर्क डन कितना किए 50, बोले ना जोड़ के कितना आ गया, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही पालन हो रहा है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्वभाव नेचर से मिलता है, प्रकृति का नियम है। देखिए 300 जूल आ गया। तो ये ऑप्शन, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अभी। और ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का 9वां लेक्चर, और अगले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स समाप्त हो जाएगा जिसमें हम लोग इंट्रोपी पढ़ेंगे। और आज जो भी बता दिया गया ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है इंट्रोपी। तो इंट्रोपी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसको अभी नोट कर लीजिए।